अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ कैबिनेट आवर के साथ। मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। नजर डालते हैं अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस पर। फौरी तौर पर अफगानिस्तान को इमदाद की फराहमी न हुई तो इंसानी बहरान का खदशा है। तालिबान हुकूमत तस्लीम करने से मुतालिक अफगानिस्तान के हमसाया मुल्कों से मुशावरत करेंगे। हमने अमरीका की जंग की भारी कीमत चुकाई है। गलतियों की पर्दापोशी के लिए हमें कुर्बानी का बकरा बनाकर पेश करना तकलीफदेह है। इस वक्त सवाल ये है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। जरूरी है कि मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए हुकूमत में सभी को नुमाइंदगी मिले। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क टीवी TRT वर्ल्ड को इंटरव्यू। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर खामोशी तोड़े। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक इम्तियाजी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। इम्तियाजी बर्ताव से इदारों के साथ मुतासर होती है। हर आलमी फोरम पर मसला कश्मीर को उजागर कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। हमारे जवानों ने अपने सीनों पर गोलियां खाकर मुल्क में अमन कायम किया। आइन और कानून को तस्लीम करने और रियासत के साथ वफादारी का अहद निभाने वाले ग्रुपों की कौमी धारे में वापसी के लिए मदद करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए कोशिशां हैं। अमन होगा तो मईशत तरक्की करेगी। जमहूरियत की दावेदार जमातें आमिराना रवैया इख्तियार रखे हुए हैं। आइंदा 5 साल भी इमरान खान की क़यादत में हुकूमत कायम होगी। वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन का बिन दादन खान में तकरीब से खिताब। बातचीत के लिए हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जो भी हथियार फेंकेगा उनसे बात करने को तैयार हैं। कश्मीर के हवाले से कानून वापस लेने पर भारत से भी बातचीत हो सकती है। मुश्किल वक्त में अफगान लोगों को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ FIA कार्रवाई कर रही है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। अब देखिए, मैं आपको एक फैमिली से मिलाता हूँ जिन्हें मैं कहता हूँ बर्गर फैमिलीज। ये बर्गर फैमिलीज क्या है? ये बोलते में अपना स्टाइल होता है इनका। ये उर्दू बोलेंगे लगेगा अंग्रेजी बोल रहे हैं। अल्लाह, हम लोग कल गए थे ना शमीम की शादीज में। कॉमेडी के बेताज बादशाह और अदाकार उमर शरीफ इंतकाल कर गए। वो जर्मनी में ज़ेरे इलाज थे। उमर शरीफ इलाज की गर्ज से अमेरिका रवाना हुए तो तबीयत खराब होने पर जर्मनी के अस्पताल में दाखिल किया गया था। वो आर्ज़ाए कल्ब समेत दीगर मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला थे। उमर शरीफ ने 5 दहाइयों तक दर्जनों ड्रामों, स्टेज, थिएटर्स और लाइव प्रोग्राम्स में अपने फ़न का मुजाहरा किया। उमर शरीफ को बेहतरीन कारकर्दगी पर तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया। और अफगान ताजिक सरहद पर कशीदगी में इजाफा। रूस का अफ्रीकैन को बाहमी तनाज़ात बातचीत के जरिए हल करने का मशवरा। काबुल में नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की गैर मुल्की सफारतकार और सियासी वफूद के एजाज़ में ज़ियाफ़त। आलमी बरादरी के साथ खुशगवार ताल्लुकात के क़याम की ख्वाहिश का इज़हार। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। कल और आज वही मोतबर अंदाज, मगर जदीद तकाज़ों के साथ नए चैलेंजेस। अमन हो या नामसाइद हालात, हम रखेंगे आपको बाखबर लम्हा ब लम्हा कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ। शामिल होंगी बुलेटिन्स में इकोनॉमिक अपडेट्स और खेल के सनसनीखेज मुकाबलों की रिपोर्ट्स। काबीना के अहम फैसले, पार्लियामेंट की कार्रवाई
اور آپ کے حلقوں کے عوامی نمائندوں سے جڑی سرگرمیوں کا احوال۔ آپ رہیں گے آگاہ تعلیم اور صحت سے متعلق جدید ریسرچ اور خبروں سے۔ ہم کریں گے جرائم کے پیچھے چھپے چہروں کو بھی بے نقاب۔ پی ٹی وی کا مشن سچ ذمہ داری کے ساتھ۔ کیبنٹ آور میں ڈیٹیلز میں سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں، وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ افغانستان میں ناکامیوں کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرایا نہیں جا سکتا۔ افغانستان میں استحکام کے لیے جامع حکومت چاہتے ہیں۔ ٹی آر ٹی ورلڈ کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان کے اثاثے غیر منجمد نہ کیے گئے تو انسانی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ انسانی حقوق کے معاملے پر دنیا کا امتیازی رویہ قابل تشویش ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت کا نوٹس لے، تفصیل سے آگاہ کریں گے اسد یار خان۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ افغانستان کی صورتحال جاننے کے لیے وہاں کے تاریخی پس منظر سے آگاہی ضروری ہے۔ افغان عوام نے کبھی بھی غیر ملکی طاقت کو تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان بھی یہ مسلسل واضح کرتا رہا کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں۔ Afghanistan cannot be controlled from outside. As a well-wisher of Afghanistan, we would want them to be stable and have an inclusive government. We pray that after 40 years, the people of Afghanistan would have peace and stability. I do not believe that the way to solve world's problems are using military means. In this case, I knew the subject much better than anyone in the US understood. We paid a heavy price for this. But for what? And in the end, rather than being appreciated for making these sacrifices just because we became an ally of the US, to be scapegoated for this blunder in Afghanistan, I think that has been the most painful thing for us. وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان کے ہمسایوں کے ساتھ مشاورت سے نئی افغان حکومت کو تسلیم کیا جائے گا۔ ہماری اولین ترجیح افغانستان میں انسانی بحران کو جنم لینے سے روکنا ہے۔ If the US does not defreeze their reserves and the Afghan government collapses, the biggest loser will be the people of Afghanistan. They have to, sooner or later, think about the people of Afghanistan. I feel very unfairly targeting President Biden. What could he do? Whenever a date of exit was given, if 2 weeks before that exit date, the Afghan army collapsed and the president fled the country, the same thing would have happened. So, he was taken by complete surprise, and as was everyone else. وزیر اعظم نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو دنیا کے ہر فورم پر اجاگر کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کے حوالے سے عالمی برادری یکساں رویہ اختیار کرے۔ When human rights are selectively talked about, they lose their credibility. I feel very strongly that the world, the international community, and the countries, the powerful states, should talk about what is happening to the people of Kashmir. 900,000 Indian troops have basically put 8 million Kashmiris in an open prison. وزیر اعظم نے کہا کہ مذاکرات سے ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے کچھ گروپ امن کے لیے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ Some of the Pakistani Taliban groups actually want to talk to our government for some reconciliation. And we are in talks with some of the groups. So I always believe that, as a politician, political dialogue is the way ahead. وزیر اعظم نے کہا کہ سی پیک پر کام درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ آنے والے دنوں میں صدر شی جن پنگ سے ملاقات ہوگی۔ اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کہا کہ افغانستان میں پاکستان کا مثبت کردار دنیا کے سامنے ہے۔ پاکستان نے بارہا دنیا کو سمجھایا کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ پنڈ دادن خان میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان صرف پاکستان کے ہی نہیں بلکہ ورلڈ لیڈر ہیں۔ افغانستان پر عمران خان بات کرتے ہیں تو پوری دنیا سنتی ہے۔ آج الحمدللہ افغانستان کے اوپر عمران خان بات کرتے ہیں اور پوری دنیا ان کی بات سنتی ہے۔ کشمیر کے اوپر، فلسطین کے اوپر عمران خان بات کرتے ہیں تو پوری مسلم امہ اور دنیا ان کی بات سنتی ہے۔ یہ ایک لیڈر کا قد و قامت ہے، ایک اس کی اہمیت ہے جو چاہیے ہوتی ہے قوموں کو اپنی بات کو اوپر لے جانے کے لیے، دنیا کو سنانے کے لیے۔ افغانستان کے اندر جو تبدیلی آئی ہے وہ ایک پرامن تبدیلی آئی ہے۔
और ये हमारे लिए एक बड़ी काबिल इत्मीनान बात है। जो ग्रुप पाकिस्तान के आइन को और कानून को तस्लीम करेंगे, पाकिस्तान के साथ वफादारी का अहद करेंगे, उनके साथ हम बातचीत भी करेंगे और उनको धारे में, कौमी धारे में वापस लाने के लिए हम उनकी मदद भी करेंगे। और इंशाअल्लाह इससे पाकिस्तान के अंदर एक पायदार अमन की बुनियाद कायम होगी, और ये है वज़ीर आज़म इमरान खान का विजन। और नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे कॉमेडियन लेजेंड और दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले पाकिस्तानी फनकार उमर शरीफ की। अब देखिए, मैं आपको एक फैमिली से मिलाता हूँ जिन्हें मैं कहता हूँ बर्गर फैमिलीज। ये बर्गर फैमिलीज क्या है? ये बोलते में अपना स्टाइल होता है इनका। ये उर्दू बोलेंगे लगेगा अंग्रेजी बोल रहे हैं। अल्लाह, हम लोग कल गए थे ना शमीम की शादीज में। अल्लाह, कितने किसी पूछे क्या टाइम हुआ है, तुम्हें टाइम बताने के लिए घड़ी बांधी है क्या? अबे क्या तेरे लिए घड़ी बांध के खड़ा यहाँ पे मैं? टाइम पूछने के लिए मैं क्या, मैं अपनी वैगन का इंतजार कर रहा हूँ। एक तो मेरी वैगन नहीं आ रही, ऊपर से तू मुझे टपा रहा, बार बार टाइम पूछ रहा है। क्या मैं तुम्हारे लिए खड़ा यहाँ पे? मैं ये कितना बड़ा घंटा घर लगाऊं ना, इसमें टाइम देखो। बस स्टॉप पे किसी पूछे क्या टाइम हुआ है। कॉमेडियन लेजेंड और दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करने वाले पाकिस्तानी फनकार उमर शरीफ अपने करोड़ों मद्दाहों को उदास छोड़कर जहान फानी से कूच कर गए। उन्हें गुज़श्ता दिनों इलाज की गर्ज से अमेरिका ले जाया जा रहा था कि रास्ते में जर्मनी में निमोनिया के बायस उनकी सेहत बिगड़ गई और उन्हें मकामी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। आज वो इंतकाल कर गए। उमर शरीफ के इंतकाल की तस्दीक उनकी अहलिया ने की है। कॉमेडियन लेजेंड, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले, स्टेज को नई तर्ज से रोशनास करवाने वाले उमर शरीफ दुनिया से रुखसत हो गए हैं। सुहेल अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, सीनियर तरीन एक्टर हैं और स्टेज के नाम जब भी आता है तो सबसे पहले नाम सुहेल अहमद साहब का आता है। सुहेल अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उमर शरीफ साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज वो छोड़कर चले गए हैं। खला पैदा हो गया है कॉमेडी की दुनिया में, और पाकिस्तान में स्टेज की अगर बात की जाए तो वहाँ पर बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है। पहले अमानुल्लाह साहब, अब उमर शरीफ साहब। जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जाना तो है ही जी, जिसने आना है उसने जाना भी है। तो ये मैं समझता हूँ कि जो एक रवायती सा हम जुमला बोलते हैं कि ये एक पूरी सदी का नाम था या एक पूरी मैं पूरे एतमाद के साथ ये कह सकता हूँ कि उमर शरीफ वाकई पूरी सदी का एंटरटेनर था। जैसा एंटरटेन उमर शरीफ साहब ने किया है वैसा ये इस सदी में कोई और दूसरा नज़र नहीं आता। चूँकि वो पाकिस्तान के थे और अपने सर्किट के अंदर वो काम कर रहे थे, उसके बावजूद हमने ये देखा कि पूरे बर्रे सगीर के हर कोने में उनकी चाहत, उनकी मोहब्बत और उनके फ़ैन मौजूद हैं और बड़ी ज़बरदस्त पजीराई मिलती थी उनको जहाँ भी वो जाते थे। ये तो खैर एक वो बातें हैं जो हर शख्स जानता है। ख़ास तौर पे दो तीन चीज़ें मैंने उनको बीइंग अ स्टूडेंट देखी, परफॉर्मिंग आर्ट के स्टूडेंट होने के नाते जो मैंने जज किया है वो मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान का फनकार होने के नाते और पाकिस्तानी होने के नाते ये वाहिद आदमी है पाकिस्तान का जिसने बर्रे सगीर के हर लेवल पे जाके अपनी प्रोफेशनल मीटिंग्स की और अपनी प्रोफेशनल बार्गेनिंग की, अपनी प्रोफेशनल टॉक की, मगर किसी एक जगह पे भी हमने कभी ये नहीं देखा, नहीं सुना कि उमर शरीफ साहब ने अपनी ख्वाहिशों को, अपनी चाहतों को, अपने इवन फन को भी पाकिस्तान से 1 इंच भी आगे रखा हो। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को आगे रखा और अपनी डिमांड्स को, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी ज़रूरतों को पाकिस्तान से पीछे रखा। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये तो हम लोग जो हैं नारा लगाते हैं, सो कॉल्ड बहुत से लोग, सबसे पहले पाकिस्तान, मगर अमली तौर पे प्रैक्टिकली मैंने सिर्फ उमर शरीफ ऐसा पाकिस्तान का शख्स देखा है जो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बावजूद ये सब कुछ जो आपने बताया ये सिर्फ उमर शरीफ ही कर सकते थे, कोई दूसरा इंसान नहीं कर सकता था। सुहेल साहब, पूरी दुनिया में उमर शरीफ साहब ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। उनकी खिदमात को जिंदा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैं एक अर्ज ये करना चाहता हूँ, जो दूसरी चीज मैंने उनमें देखी है
کہ انہوں نے اپنے پورے کیریئر میں 50 سالہ کیریئر میں انہوں نے کہیں بھی اپنی ثقافت کو، اپنے ایمان کو، اپنے مذہب کو، اپنے معاشرے کو، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں بھائیوں بزرگوں کو کہیں کسی جگہ شرمندہ نہیں کیا. ایک لفظ ایسا نہیں بولا جس سے ان کی ملک کی، ان کے معاشرے کی عزت اور غیرت مشروع ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں جو آپ پوچھ رہی ہیں اس میں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب کو ان سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے. ہم لوگ جو ہیں وہ نعروں ترانوں پہ آ گئے ہوئے ہیں، ہمیں عملی طور پہ کچھ کرنا چاہیے. بے عمل عالم نحوست پھیلا رہے ہیں پاکستان میں، ان سب کو عمر شریف کو دیکھنا چاہیے کہ ایسا آدمی، دیکھیے یہ جو ہوتی ہے نا جی لائکنگ اور جو شہرت ہے، جو فیم ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا نشہ ہے. اس نشے میں بہت بہت بڑے لوگ، بڑے بڑے کردار والے لوگ بہک جاتے ہیں. مگر عمر شریف ایک ایسا فنکار ہوا ہے، ایک ایسا ستارہ ہوا ہے پاکستان کا، ایک ایسا لیجنڈ ہوا ہے جسے بے پناہ شہرت، عزت اور چاہت ملی ہے، فیم ملا ہے، مگر وہ کہیں ایک جگہ بھی بہکا نہیں ہے. اس نے ہمیشہ پاکستان کی عزت غیرت کو، پاکستان کے معاشرے کو ہمیشہ سامنے رکھا ہے، تو اہم رکھا ہے. تو یہ سیکھنا چاہیے ہمیں. اور بہت باقی تو بہت سب شکریہ اپنا سہیل اپنا احمد صاحب. یقیناً جیسے آج آپ ہیں ویسے ہی بہت سارے چاہنے والے جو ان کو دیکھ کر سیکھتے بھی رہے، ان سے انٹرٹین بھی کرتے رہے. عمر شریف صاحب آج اس دنیا میں نہیں رہے، اس حوالے سے ان کی ذات کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے آپ پی ٹی وی نیوز سے بات کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ سہیل احمد صاحب. کامیڈین لیجنڈز اور لیجنڈز سلمہ ایک ہی دن میں پیدا نہیں ہوتے. ایسا نہیں ہوتا کہ اوور نائٹ سکسیس مل جائے. اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے اوور نائٹ سکسیس ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی ہی جلدی فیڈ اوے بھی ہو جاتی ہے. اب نہیں سمجھ آتی کہ کہاں. کئی دہائیوں کا سفر تھا جو عمر شریف نے طے کیا اور اس مقام تک پہنچے تھے کہ آج ان کو دنیا جانتی تھی، اور وہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے ایسے چمکتے دمکتے ستارے تھے جن کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. پاکستانی قوم کبھی انہیں بھول نہیں پائے گی، کبھی ان کا احسان اتار نہیں سکتی جو انہوں نے پاکستان کے لیے کیا. آج دنیا کا بچہ بچہ عمر شریف کو ان کے فن کے حوالے سے جانتا ہے، ان کو پاکستانی ہونے کے حوالے سے جانتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے. اور ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جس طرح سے مختلف ایوارڈ شوز میں اب سٹینڈ اپ کامیڈی اب باقاعدہ ایک سیگمنٹ بن چکا ہے، ایک انڈسٹری بن چکی ہے. لیکن سٹینڈ اپ کامیڈی کو متعارف کروانے والوں میں عمر شریف صاحب کا نام. پی ٹی وی کے ایوارڈ شوز میں اگر دیکھا جائے تو معین اختر صاحب، ان کے ساتھ ساتھ عمر شریف صاحب جس طرح سے لوگوں کو، حاضرین کو انٹرٹین کرتے تھے، ویسے ہی ناظرین کو بھی انٹرٹین کرتے تھے. اور رضوان، المیہ یہ ہے کہ ہم نے معین اختر صاحب کو کھو دیا، ہم دوسرا معین اختر پروڈیوس نہیں کر سکے. آج ہم نے عمر شریف صاحب کو کھو دیا تو اس کے بعد شاید ہم دوبارہ عمر شریف بھی دوبارہ ہمیں نہ مل سکے. ہمیں جوائن کیا اس معاملے پر بات کرنے کے لیے نسیم وکی صاحب نے، سینئر اداکار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا نسیم وکی صاحب. آج عمر شریف صاحب ہم میں نہیں رہے، ان کی خدمات کو کس طرح سے یاد رکھا جائے گا، بحیثیت انسان وہ کیسے تھے، فرمائیے گا. جی السلام علیکم. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ عمر بھائی کی اگلی منزلیں آسان فرمائے اور انہیں اعلیٰ مقامات حاصل کرے، جنت الفردوس میں جگہ دے. عمر شریف صاحب ایک ایسے لیجنڈ، میں تو کہتا ہوں وہ لیجنڈ سے بھی اگلی اسٹیج تھی کہ وہ اس کام کے سائنٹسٹ تھے، مطلب سائنسدان تھے جنہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا اور پوری دنیا میں اس کو روشناس کروایا. وہ نہ صرف ہنساتے تھے بلکہ ان کا جو کانٹینٹ تھا اس میں بہت ویریشن تھی، بہت الگ الگ چیزیں. کسی بھی موضوع پر بات کرنا ہو، چاہے وہ فلم انڈسٹری ہو، چاہے ٹیلی ویژن ہو یا تھیٹر ہو یا کیسٹ کی اپنا دنیا ہو یا اسٹینڈ اپ کامیڈی ہو یا پھر کوئی بھی نجی محفل جس میں بیٹھ کر کے عمر بھائی بات کرتے ہوں تو ان کی بات لاجواب نہ ہو. دنیا کو لاجواب کرنے والا، ہنسانے والا آج ایک چیپٹر ختم ہو گیا. تو یہ تو ایک سچ ہے کہ جو دنیا میں آتا ہے اسے واپس بھی جانا ہے، کیونکہ یہ رب کے ساتھ وعدہ ہے، یہ ساری دنیا کے ہر بشر کے ساتھ ہے. تو وہ چلے گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں اپنا نام اور اپنی شناخت چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ دنیا میں آتے ہیں، اپنا مطلب اپنے جتنی ایوریج لائف ہوتی ہے وہ جی کے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے قبریں ہوتی ہیں. جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ قبروں میں نہیں، یہ دلوں میں جاتے ہیں. تو یہ ساری زندگی جب تک ہم ہیں ہمارے دلوں میں رہیں گے، ہمارے بعد بھی آنے والے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے، کیونکہ انہوں نے نقش ایسے چھوڑے، انہوں نے کام ایسا چھوڑا ہے.
उन्होंने मुस्कुराहट नसीम भाई, बहुत सारे लोगों ने उनको देख के सीखा, उनसे कुछ ने उनसे डायरेक्टली सीखा, कुछ ने उनको सिर्फ देख कर सीखा, कुछ ने उनको सुन के, जैसे आप कैसेट का जिक्र कर रहे थे, हमारे भी प्रोड्यूसर हैं, वो भी उनके कॉमेडी शोज कैसेट पर सुनते रहे हैं और अपने ज़माना तालिब इल्मी में। अब बताइएगा, ऐसी एक कौन सी चीज़ जो आपको उनका गर्विदा बनाती रही या आपने उनसे सीखी? यकीनी तौर पर स्टेज को नए आहंग से मुतासिर कराना, नए अंग सिखाना स्टेज को, फिर जो अवार्ड शोज होते हैं, स्टैंड अप कॉमेडी और स्पॉन्टेनियस होना उनकी खासियत रही थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। स्पॉन्टेनियस होना तो उनका जो था वो बहुत ही आला था कि मतलब कभी भी वो चलते ड्रामे को चेंज कर देते थे, कभी किसी वक्त क्या कर देंगे ये सिर्फ उनके ऊपर ही होता था कि ड्रामा आज चल रहा है उसकी पता नहीं क्या शक्ल बना देंगे चलते चलते। ये उमर शरीफ साहब भी इसमें महारत रखते थे। तो बाकी जो हंसाने का काम था वो मैंने आपको पहले अर्ज किया कि एक ऐसा मौजू जिसके ऊपर बंदा छोटी बात नहीं कर सकता, उन्होंने हंसाने के लिए उसके कई कई बाब खोल दिए, कई चैप्टर खोल दिए। तो उसमें फिर ये हुआ कि जब उनकी शागिर्दी की बात हुई है तो पाकिस्तान के किसी भी शहर में कोई ऐसा बंदा ऐसा नहीं होगा जो ये नहीं कहेगा कि जी मैंने उमर भाई से काम सीखा, जो कॉमेडी से ताल्लुक रखने वाला होगा। वो मोहब्बत बहुत करते थे, अपने करीब बिठाते थे, तो आपके अपने उनकी इधर अपना मोहब्बतें, उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा। नसीम विकी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। रेशम साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री का बड़ा नाम। रेशम साहिबा, आज उमर शरीफ साहब हम में नहीं रहे, आपने बहसियत इंसान उनको कैसा पाया, वो किस तरह दूसरों से मुख्तलिफ थे, आपको उनके साथ कितना काम करने का मौका मिला, बताइएगा। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि उमर भाई के जाने का दुख हर घर में महसूस किया गया है और किया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वो कॉमेडी के बेताज बादशाह थे, हैं और हमेशा रहेंगे। ऐसे लोग कभी भूलते नहीं हैं जिनकी वजह से आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें आए, जो आपके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेरते हैं, वो हमेशा याद रह जाते हैं। रुलाने वाला शख्स कोई भी आपको हर कदम पे मिल सकता है, लेकिन हंसाने वाला कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जितने बड़े फनकार थे से कहीं बड़े इंसान थे, हमेशा मोहब्बत बांटते थे हम लोगों में, हमेशा खैर बांटने को कहते थे, हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचते थे। उमर भाई मेरे मुंह बोले भाई थे। मैं कहती हूँ कि आज एक अहद चला गया, वो अहद जिसमें लोगों को हंसी बांटने का जो फरीदा है, इन्होंने बहुत दयानतदारी से अदा किया है। बिल्कुल सही। रेशम साहब, अब हम जानते हैं, देखते रहे हैं इससे कबल भी हमारे बहुत सारे ऐसे अदाकार जो कि कसमापुरसी की ज़िंदगी बसर करने पर अगर किसी बीमारी में मुब्तला हो गए तो कोई पूछने वाला नहीं है, लेकिन उमर शरीफ साहब के लिए हुकूमत वक्त की जानिब से रिस्पांस आया, उनको अमेरिका मुंतकिल करने की तैयारी की गई, एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया गया। ये उनके बड़े फ़नकार होने के नाते जो उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है, हुकूमत ने कोशिश की, अवाम ने दुआएँ की कि उनके खिदमात के अतराफ़ में हम कुछ रिटर्न कर सकें। तो आप समझती हैं कि ये जो इक़दामात थे इस वजह से ये एक आगाज़ होगा कि पाकिस्तान में अदाकार को, पाकिस्तान में फ़नकार को, पाकिस्तानी अवाम को हंसाने के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों के लिए हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करेगी? जी, मैं फ़नकार बरादरी की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, करती हूँ, उनको खराज तहसीन पेश करती हूँ कि उमर भाई के लिए जो इक़दामात उन्होंने फौरी तौर पर हुकूमत ने किए हैं, इन्होंने फनकारों का दिल जीत लिया इस हुकूमत ने। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं हुकूमत पाकिस्तान के, सब लोग, सब आर्टिस्ट। और जिस तरह से देखें, जिंदगी मौत जो है वो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जो हुकूमत ने किया ये आने वाले वक्त में हमेशा ये बात याद रखी जाएगी कि इस मौजूदा हुकूमत ने जो उमर शरीफ के लिए किया है वो हम उसको कभी भुला नहीं पाएंगे। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपकी इस हुकूमत के। बहुत बहुत शुक्रिया रेशम। और जैसे आप अपने दुख का इजहार कर रहे हैं, आज हर पाकिस्तानी अश्कबार है, हर पाकिस्तानी इस दुख में मुब्तला है, उदास है कि कैसा चेहरा जिसका नाम सुनकर ही सब मुस्कुरा देते थे कि वो स्टेज पर आने वाला है, तो ख़ुद ब खुद हंसी जो है वो न सिर्फ उस हॉल का हिस्सा बन जाती थी, उस एनवायरनमेंट का, बल्कि सब देखने वाले मुस्कुराते थे। अस्मा भट्ट साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, स्टेज प्रोड्यूसर हैं, उनसे भी बात करेंगे। और इस हवाले से आज उमर शरीफ साहब का इंतकाल हुआ है, आपको एक दफ़ा फिर खबर है रिजवान, उमर शरीफ साहब आज हमें नहीं रहे, काफ़ी दिनों से वो अलील थे। नाज़रीन आगाह होंगे इस खबर से कि काफ़ी दिन तक न्यूज़ में आता रहा कि वो अलील हैं, कौम ने उनके लिए बड़ी दुआएं की, गवर्नमेंट ने अपने बिहाफ पे जो हो सका वो किया, उनको बाहर ले जाने के लिए कोशिश की गई। अनफॉर्चुनेटली उनको जर्मनी में हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा क्योंकि मजीद सफ़र करना उनके लिए मुमकिन नहीं था, और आज जर्मनी के अस्पताल में वो निमोनिया के बायस इंतकाल कर गए। उनकी सेहत काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी और
आज वो इंतकाल कर गए हैं। अस्मा भट्ट साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। रिजवान, अस्मा भट्ट साहिबा, इंतहाई अफसोसनाक दिन है आज। एक ऐसा नाम हमसे बिछड़ गया जो हमारे चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरता था, अपने तमाम तर दुख गम सब छुपा कर भी हमेशा दूसरों में हंसी बांटते थे। आज उनके जाने से कितना बड़ा नुकसान हुआ है कौम का। बहुत, मतलब इसका कोई नेमो बदल ही कोई नहीं है। वो एक आर्टिस्ट जो अच्छे थे, वो जो इतने अच्छे इंसान थे, अच्छे दोस्त थे और बहुत अच्छे रहनुमा थे। हम लोग तो उनको अपने उस्ताद की जगह देखते थे। मैं शोबिस में आई थी और मैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई थी और मेरा उनके साथ इतना टाइम गुजरा। पिंडी में जितने भी स्टेज पे लियाकत हाल में होते थे, वो मेरे घर पे मेरे गेस्ट होते थे। कहीं खाने पे जाना तो उन्होंने कहना कि ये खाना बनाएगी और मैंने खाना खाना है। और बहुत ही अच्छा, मतलब हर फनकार का एक एक से पूछना कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, ड्रामे के बाद बकायदा सबको इकट्ठा करना और सबके मामलात पे डिस्कस करना। किसी का कोई प्रॉब्लम होता था, कानो कान खबर भी नहीं होने देते थे, उनकी हेल्प कर दिया करते थे। मतलब वो बहुत हमदर्द इंसान थे। अस्मा भट्ट साहिबा, बहुत कम लोगों को मौका मिलता है ऐसे लोगों के करीब होने का, ऐसे लोगों को करीब से जानने का। फनकारों के साथ जो मोहब्बत मिलती है आवाम की जानिब से, ख़ासतौर पर अगर उमर भाई जैसा शख्स हो तो उसको तो हर पाकिस्तानी मोहब्बत करता है। बल्कि अगर हम हमसाया मुल्कों की बात करें तो जहाँ जहाँ उर्दू समझी जाती है, मकामी ज़बानें समझी जाती हैं, वहाँ से उनको प्यार मिलता रहा। फनकारों के हवाले से कहा जाता है कि तमाम लोग उनसे जैसी मोहब्बत करते हैं वैसे ही रिस्पांस में जाते हैं। हर वक्त फनकार उनको तंग करते, फनकार तंग भी होते हैं इस चीज़ से। उमर भाई का अपने मद्दाहों के साथ रवैया कैसा हुआ करता था? वो कभी परेशान होते थे मद्दाहों के रवैये की वजह से? नहीं, कभी भी नहीं। उनके मैंने कभी भी नहीं देखा। इवन कि मैं इंडिया गई, मैंने मेरा प्ले था वहाँ पे, मैंने किया तो वहाँ मैंने लोगों ने मुझसे पूछा कि आप उमर शरीफ को जानती हैं? मैंने कहा वो मेरे बॉस भी हैं, जस्ट लाइक माई भाई, और मेरे उस्ताद हैं वो। तो उन्होंने चीखें मारनी शुरू कर दी। मैंने उमर साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा उमर भाई मुझे समझ नहीं आ रही, आपने इनको क्या खिलाया हुआ? आप एक दफ़ा आए हो इंडिया, प्रोग्राम 2 करके गए हो, ये लोग तो अपने लोगों को इस तरह नहीं, आपको तो वो इस तरह पूजा आपकी कर रहे हैं। तो मुझे कहते हैं भाई तुमने मुझे ईजी लिया हुआ है। मैंने हंसना शुरू कर दिया। मैंने कहा मैंने ईजी नहीं लिया, लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इतना प्राउड फील कर रही हूँ कि आपके लिए पूरे लोग जो थे ना हॉल में खड़े हो गए जब मैंने बताया कि वो मेरे साथ खाना भी खाते हैं, हम लोग एक साथ काम भी करते हैं। इंसान थे और तमाम उम्र लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरते रहे, मगर आज अपने मद्दाहों को गमज़दा छोड़ गए। आज उमर शरीफ हम में नहीं रहे। नहायत अफसोसनाक दिन है। हज़ारों साल तक उनको याद रखा जाएगा, उनकी खिदमत को याद रखा जाएगा। अस्मा भट्ट साहिबा, स्टेज थिएटर प्रोड्यूसर, आप हमारे से बात कर रही थी हमसे, और उमर शरीफ साहब आज इंतकाल कर गए। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशियात फ़ारूक हबीब ने उमर शरीफ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि उमर शरीफ साहब ऐसे लेजेंडरी अदाकार थे जिन्होंने हमेशा मुस्कुराहटें बखेरी हैं। उन्होंने कहा कि उमर शरीफ ने आलमी सतह पर कॉमेडी में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उनका काम और यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने भी नामवर कॉमेडियन उमर शरीफ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि उमर शरीफ की शोबा फ़न के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने मरहूम की मग़फ़िरत और उनके अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बोसार ने स्टेज अदाकार उमर शरीफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि उमर शरीफ के इंतकाल की खबर ने लाखों मद्दाहों को सोगवार कर दिया है। उमर शरीफ अपनी तर्ज के बेहतरीन फनकार थे, उनकी कमी तादेर महसूस की जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने अजीम कॉमेडियन उमर शरीफ के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि उमर शरीफ एक अजीम अदाकार थे। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान और सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह की जानिब से भी नामवर कॉमेडियन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत और मरहूमीन की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया गया। कुछ मज़ीद खबरें भी कैबिनेट आवर का हिस्सा बनाएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। भर में डेंगू वायरस फिर से सर उठाने लगा है, इसलिए एहतियात लाजिम है। डेंगू की अलामात में तेज बुखार, जिल्द पर खारिश, जिस्म पर सुर्ख धब्बों का नमूदार होना, आंखों, सर और जोड़ों में दर्द महसूस होना, उबकाइयां और कै डेंगू बुखार की अलामात हैं। अगर किसी शख्स में अलामात पाई जाएं, तो फौरन डॉक्टर से रुजू किया जाए। डेंगू से बचाव
डेंगू बुखार से बचाव के लिए शहरी एहतियाती तदाबीर करते हुए घरों में मच्छरदानी के अलावा मच्छर मार स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें, जबकि इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें, पानी को खुली जगह पर जमा ना होने दें। डेंगू से बचाओ, एहतियात अपनाओ। आपने जो खेल शुरू किया है बिल के हाथों, उसे बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें बहुत लाशें देखनी है अभी, और खून बहाना है इसके लिए। सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मालिक की जान भी कर्ज है मुझ पर। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ कमानदार, तो मैं किले को तबाह बर्बाद कर दूंगा। उनके बेटे को कैसे सजा दिलवानी है अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हारे बेटे का ही नहीं, बल्कि तुम्हारा भी इख्तिताम होगा। इस हार के लिए उसने अपनी बेटियों को खतरे में डाला। तलवार फेंक तो कातिल। मैं कातिल नहीं हूँ। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि अब आलमी मीडिया भी भारत के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे और फेक न्यूज़ को बेनकाब कर रहा है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि फ्रांस 24 टीवी चैनल ने पाकिस्तानी फजाइया के अफगानिस्तान में पंजशेर पर हमले से मुतालिक भारतीय मीडिया की जाली खबरों को बेनकाब किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने ट्वीट में फ्रांस 24 टीवी की वीडियो रिपोर्ट भी शेयर की। वीडियो में वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि भारत की हस्ती टीवी चैनल ने तालिबान के पंजशेर पर कब्जे के दावे के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के पंजशेर पर हमलों से मुतालिक जाली रिपोर्ट जारी की। भारत के टाइम्स नाउ, नौ भारत और जी हिंदुस्तान टीवी चैनल्स ने भी इसी वीडियो का सहारा लेकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि आलमी मंजरनामा बदल रहा है, खित्ते में पाकिस्तान का अहम किरदार है, इसके बाद भारत के पास नदामत के सिवा कुछ नहीं है। कराची एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि वजीर आज़म इमरान खान आलमी सियासत में तारीखी किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर भारत कश्मीर के हवाले से अपना कानून वापस ले तो भारत से भी बातचीत हो सकती है। शेख रशीद ने कहा कि डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ FIA कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि जाली शनाख्ती कार्ड बनाने के जुर्म में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रूस की वजारत खारजा ने दावा किया है कि अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान अपनी मुश्तरका सरहद पर बड़ी तादाद में फौजियों को तैनात कर रहे हैं। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान एलेक्सी ज़ेत्सोफ ने इस पेशरफ्त पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मॉस्को ने काबुल और दुशंबे दोनों से ही मौजूदा कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए एक बाहमी काबिल कबूल हल तलाश करने पर जोर दिया है। उन्होंने अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की हुकूमतों पर जोर दिया कि वो बातचीत के जरिए मसाइल हल करें। और अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी ताजिकिस्तान के साथ जो डेवलपमेंट हुई है वहाँ पर कशीदगी पैदा हो रही है। दूसरी जानिब सफारती महाज पर भी कल एक ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया था जिसमें अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और
वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की थी और सफारतकारों से ये कहा था कि वो अफ़गानिस्तान को तस्लीम करें और सफारतकारी करें, जिनके साथ मसाइल हैं बातचीत के ज़रिए हल किए जा सकते हैं। कैसे देख रहे हैं इस पेशरफ्त को? देखिए, इस वक्त असल में अफगानिस्तान का सबसे बड़ा जो इशू है वो उनकी हुकूमत को तस्लीम करना है और अंदरूने खाना उन्होंने इक्तिसादी लिहाज से अपने आप को बेहतर करना है। इस वक्त अफगानिस्तान किसी सूरत में भी अपने आप को एक इक्तिसादी ताकत के तौर पर उभारने की तरफ नहीं देख रहा। वो इस वक्त ये चाह रहे हैं कि किस तरीके से आवाम की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो पूरी की जाएं, क्योंकि ये प्राइमरी उनका इस वक्त का जो इंटरेस्ट है वो है। और दूसरा ये कि लॉन्गर टर्म में ये तमाम चीज़ें भी तब हो सकती हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा वो दुनिया को एतमाद दिखा सकें कि हम हुकूमत कर सकते हैं और ये बुनियादी ज़रूरियात आवाम की पूरी करने के लिए दुनिया उनकी मदद करे, और तब हो सकती है जबकि उनको तस्लीम किया जाए। तो इस तमाम चीज़ों के लिए उनकी पूरी कोशिशें हैं इस तरफ आगे बढ़ने की। लेकिन बहरहाल हकीकत ये है कि अभी तक जो पड़ोसी ममालिक हैं, जो खित्ते के जो ताकतें हैं, उनमें ख़ास तौर से चीन और रूस शामिल हैं, वो उनके साथ ज़बरदस्त इंटरेक्ट कर रही हैं। जो कि इलाके से दूर ताकतें हैं, यूरोप, अमेरिका हो गया, वो तमाम के तमाम अभी तक सूरत हाल को वो कहते हैं ना वॉच एंड वेट की बात कर रहे हैं। वो ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो मैं असल में जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अफगानिस्तान के साथ क्या होने वाला है, ये इस चीज़ का जो जवाब है वो काबुल के अंदर ही मौजूद है। किस किस्म की पॉलिसीज तालिबान इख्तियार करेंगे, उसी तरीके से अफगानिस्तान को जो है सारी दुनिया ट्रीट करने लगेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अब हमारे साथ रहिएगा हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब। नाज़रीन को आगाह करते चले कि अफगानिस्तान में तालिबान जंगजू ने दाइश ग्रुप के एक ठिकाने पर छापा मार कार्रवाई की है, जिसमें मुतादिद अस्करत पसंद हलाक हो गए और कई को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तालिबान के तर्जुमान बिलाल करीमी ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि दाइश के खिलाफ ये कार्रवाई सुबह परवान के शहर चारकर में की गई, जिसमें तालिबान पर हमलों में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। बिलाल करीमी ने बताया कि उन्होंने हमलों में मुलविस 2 अफराद को गिरफ्तार किया था और उनकी निशानदही पर यह कार्रवाई की गई थी। हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हुसैन शहीद साहब, ये फरमाइएगा कि आपने पहले प्रेडिक्शन की बात की कि किस तरह की पॉलिसीज बनती हैं तालिबान की, उसी हिसाब से फिर आगे का लाहे अमल देखा जा सकता है कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। दाइश कितना बड़ा चैलेंज है तालिबान के लिए इस वक्त, कैसे टैकल कर सकते हैं उनको और एक्सपेक्टेडली पॉलिसीज क्या हो सकती हैं? देखिए, ये तो इस वक्त की आपने खबर सुना दी है कि दाइश के ऊपर जो तालिबान ने सख्त रवैया इख्तियार किया। तालिबान हमेशा से, यानी ये मैं आपको 2014 और 15 की बात बता रहा हूँ कि उन्होंने दाइश के खिलाफ एक बहुत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कभी भी दाइश को यहाँ पर पाँव जमाने नहीं दिए। उसकी कुछ तो वजूहात इनके अपने आपस में अमीरुल मोमिनीन का है, क्योंकि जो तालिबान का एक वक्त में सारी दुनिया में एक अमीरुल मोमिनीन रह सकता है, जबकि हम देखते हैं कि दाइश ने भी अपना अमीरुल मोमिनीन डिक्लेयर किया और तालिबान ने भी। तो इस वजह से तो वो किसी सूरत में भी इनको अफगानिस्तान में ना आने देंगे और ना उन्होंने आने दिया है। और 2014-15 में इन्होंने जबरदस्त किस्म की एक दोनों के दरमियान फाइट हुई थी, जिसमें जो इत्तलात थी वो ये बताई गई थी कि 750 से 900 के करीब जो हैं वो मारे गए थे दाइश के बंदे, और उसके बाद से वो फिर कभी भी उनके कदम न जमा पाए वो यहाँ। दूसरी अहम बात यह है कि देखिए, जो दोहा में जो एग्रीमेंट हुआ अमेरिका और तालिबान के दरमियान, उसमें खास तौर से ये लिखा हुआ है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी सूरत में भी किसी भी इंतहा पसंद दहशतगर्द तंजीम को तालिबान इस्तेमाल करने नहीं देंगे अमेरिका के खिलाफ। तो ये तालिबान के ऊपर एक और अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि अमेरिका चूंकि यहाँ से चला गया, तो ऐसी कोई भी तंजीम जो किसी भी सूरत में दहशतगर्द है या इंतहा पसंद है और या फिर वो ये जमीन इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ, उसको तालिबान हर सूरत में रोकें बज़ोर शमशीर। और वो ये जो कुछ भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ये उस जो मुआहिदा है अमेरिका और तालिबान के दरमियान पिछले साल का, उसकी भी पासदारी के जिम्मे में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब, आप मौजूद थे हमारे साथ और अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात कर रहे थे। ताजिकिस्तान के साथ कशीदगी, लेकिन साथ ही साथ अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने दाइश के खिलाफ कार्रवाई की है। और जो दुनिया का एक कंसर्न है कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दी ना हो, अफगानिस्तान की सरजमीन को दूसरे ममालिक के हवाले से इस्तेमाल ना किया जाए। अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर तालिबान की हुकूमत को जो पॉलिसीज़ इख्तियार करते हैं तालिबान हुकूमत को और अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से दूसरे ममालिक का रद्द अमल जो है वो वाज़ेह हो सकेगा। बिल्कुल, सूरत हाल देख कर ही तमाम फैसले होने चाहिए। खबरों का सिलसिला कुछ आगे बढ़ाते हैं, कोरोना सूरत हाल की बात करते हैं। कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वालों पर बंदिशों का निफाज हो गया है। NCOC और इस्लामाबाद इंतजामिया ने खिलाफ वर्जी पर मुख्तलिफ तालीमी इदारे, शॉपिंग मॉल्स और गेस्ट हाउस
सील कर दिए हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 1664 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की शरह 3.21 रिकॉर्ड की गई, जबकि मजीद 46 अफराद चांबक हुए, जिससे अमवात की मजमूई तादाद 27,831 हो गई है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 51,796 अफराद के टेस्ट किए गए। नाज़रीन, NCOC और ज़िले इंतजामिया की टीम्स ने रावलपिंडी में मुख्तलिफ पब्लिक मकामात का दौरा किया और कोरोना से बचाव की वैक्सीन के हवाले से आयत पाबंदियों का जायजा लिया। टीमों ने मुख्तलिफ गेस्ट हाउसेज, होटल्स वगैरह के अमले के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किए। इंतजामिया ने बस अड्डों पर मुसाफिरों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किए और मुतादिद होटल्स और रेस्टोरेंट अमले की वैक्सीनेशन न होने पर सील कर दिया। वैक्सीनेशन के हवाले से पाबंदी न करने पर मुतादिद अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके जुर्माना आयद किया गया। वैक्सीन न कराने वाले मुसाफिरों को बस टिकटें जारी करने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर मुतादिद अफराद की मौके पर वैक्सीनेशन भी की गई। कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जारी करदा एहतियाती ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। पेशावर, चारसदा, नौशहरा, मर्दान, सवात, एबटाबाद और डेरा इस्माइल खान में कोरोना ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करवाने के लिए कार्रवाइयाँ की गई। इस ज़मन में एडमिनिस्ट्रेशन अफसरान ने मुख्तलिफ मेगा मार्ट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और बाजारों का दौरा करते हुए दुकानों, पेट्रोल पंप्स का जायजा लिया। एडमिनिस्ट्रेशन अफसरान ने कारोबारी मराकज़ के अमले और ग्राहकों को कोरोना से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक किए। उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स और स्कूल्स का भी दौरा किया और वैक्सीनेशन रिकॉर्ड और स्कूल्स में अमले की वैक्सीनेशन और ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद करने के हवाले से मालूमात हासिल की और खिलाफ वर्जी करने पर कई अफराद को गिरफ्तार और कई पर भारी जुर्माने आयद किए। कौमी असम्बली में कश्मीर के बारे में पार्लिमानी कमेटी के चेयरपर्सन शहरयार आफरीदी ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान दुनिया भर में मसला कश्मीर की अहमियत उजागर करने के लिए कोशिशें कर रही है। ह्यूस्टन में पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेस एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन की जानिब से इस्तकबालिये से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान दुरुस्त समत में गामजन है और हर शोबे में पेशरफ्त और तरक्की नजर आ रही है। इस मौके पर फोर्ट बेंड काउंटी के शेरिफ एरिक हारून मुगल, फराज स्वाति और पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेस एंड प्रोफेशनल एसोसिएशन की जानिब से शहरयार आफरीदी को तारीफी मेडल और तौसीफी शील्ड्स पेश की। तकरीब से काउंसिल जनरल ह्यूस्टन इब्रार हाशमी ने भी खिताब किया। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल की ज़ेर सदारत TG खान में ज़िला राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। इस मौके पर अमन व अमान, तरक्याती मनसूबों, कोरोना SOPs, डेंगू और दीगर मामलात का जायजा लिया गया। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल वज़ीर ने कहा कि नवाही आबादियों में सुई गैस की फराहमी को दिसंबर तक यकीनी बनाया जाए। उन्होंने हिदायत की कि कबायली इलाके में अमन व अमान की बेहतरी के लिए इकदाम किए जाएँ और कोरोना वैक्सीनेशन की शरह को भी बेहतर किया जाए। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि हुकूमत डेंगू कंट्रोल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। पंजाब में अब तक 2013 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा केसेस लाहौर में 1603 केसेस सामने आए हैं। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर ने कहा कि लाहौर में कोरोना और डेंगू के मरीजों के लिए अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि डेंगू के मरीजों के लिए तमाम अद्वियात मौजूद हैं, जबकि डेंगू टेस्ट अब से तमाम लेबॉर्ट्रीज में 90 रुपये में करवाया जा सकेगा। इस मौके पर कोरोना वबा के हवाले से बातचीत करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि कोरोना की लहर में कमी वाक़ई होना शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब में अब तक 4 करोड़ 75 लाख अफराद ने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा दी है। वैक्सीन के हवाले से फेक रिपोर्ट बनाने वाले और इसमें मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत ज़राअत, उमूर हैवानात और माही परवरी के शोबे की तरक्की के लिए जामे मंसूबे पर अमल दरामद कर रही है। ज़राए के मुताबिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत सूबे में 53 नए मंसूबों पर 2 अरब 49 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। मंसूबे के तहत ज़राई अजनास और फलों को तवील मुद्दत तक महफूज करने के लिए रवां साल गिलगित और स्कर्दू में 14 करोड़ रुपए की लागत से सर्दखाने तामीर किए जा रहे हैं। इसके अलावा माही परवरी के फ़रोग और निजी सतह पर ट्राउट फिश फार्मिंग की हौसला अफजाई के लिए जामे हिकमत अमली के तहत काम जारी है। इन मंसूबों की तकमील से इन शोबा जज्बात से वाबस्ता अफराद की मुआशी सूरत हाल में खातिर खा बेहतरी आएगी।
सऊदी अरब की वजारत हज उम्रा की जानिब से 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को उम्रे की इजाज़त दे दी गई है, बशर्ते कि वो कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हों। वजारत हज और उम्रा की जानिब से कबल अज़ ये कहा गया था कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद उम्रा नहीं कर सकते। वजारत ने 12 साल से 18 साल के शहरियों को भी उम्रे की इजाज़त दे दी है, बशर्ते कि वो वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हों। कुछ बात करेंगे बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से। खबर दें आपको बरतानिया से, जहां पेट्रोल के बहरान से निपटने के लिए फौज मैदान में आ गई है और आर्मी टैंकर ड्राइवर्स स्पीड से तैनात किए जाएंगे। आर्मी टैंकर ड्राइवर्स पेट्रोल स्टेशन तक पेट्रोल पहुंचाएंगे। बरतानिया में लारी ड्राइवर्स की शदीद कमी के बायस पेट्रोल की तरसील चैलेंज बन चुकी है और आवाम कई रोज से शदीद परेशानी का शिकार है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने भी फौरी तौर पर 5000 ट्रक ड्राइवर्स को वीजे देने का ऐलान किया था। यूके रोड एसोसिएशन ने कहा कि बरतानिया को कम अज कम 1 लाख ट्रक ड्राइवर्स की जरूरत है। अरब सरजमीन पर दुनिया की बड़ी सनती नुमाइश एक्सपो 2020 दुबई का आगाज हो गया है, जिसमें 200 के करीब ममालिक के सनतकार और बरामद कुनिंदगान अपनी मसनूआत पेश कर रहे हैं। इफ्तिताही तकरीब में कोरोना SOPs पर भरपूर अमल दरामद किया गया। तकरीब में दुनिया के नामवर फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस से देखने वालों को महसूस किया। इस मौके पर एक्सपो में हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ मुल्कों के परचम लहराए गए। ये शानदार और रंगारंग नुमाइश 4.5 किलोमीटर के वसी और ईज रकबे पर मुहित है, जिसमें हज़ारों पवेलियन शायकीन की दिलचस्पी का मरकज़ भी होंगे। आगे बढ़ेंगे और कुछ बात करेंगे कतर के इलेक्शंस के हवाले से। कतर में असेंबली के इंतखाबात के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। 45 नशिस्तों वाली शूरा काउंसिल में 30 अरकान का इंतखाब वोट के जरिए होगा। बकिया 15 अरकान को अमीर कतर खुद नामजद करेंगे। कतर के शहरों में मुख्तलिफ मकामात पर पोस्टर्स देखे जा सकते हैं, जिनमें उम्मीदवारों ने लोगों से अपने हक में वोट देने की अपीलें की हैं। शूरा काउंसिल की 30 नशिस्तों के लिए 284 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें खातीन की तादाद 28 है। वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद शाम तक शूरा काउंसिल के मुंतखब अरकान के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे क्रिकेट की। नेशनल T20 की सलमा गालिबन खबर नेशनल T20 से है कि दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। इवेंट का 15वां मैच जारी है। खैबर पख्तूनख्वा ने बलोचिस्तान को 55 रन से हरा दिया है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ये मैचेस खेले जा रहे हैं। PTV स्पोर्ट्स पर तमाम मुकाबले बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ये मैचेस बिल्कुल रिजवान जारी हैं। मैच में खैबर पख्तूनख्वा ने पहले बैटिंग की और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 202 रन बनाए। साहबजादा फरहान 43, मोहम्मद रिजवान 40 और इफ्तिखार अहमद 36 रन के साथ नुमाया रहे। बलोचिस्तान की तरफ से काशिफ भट्टी ने 2 विकेटें हासिल की, जिसके जवाब में बलोचिस्तान की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेटों पर 147 रन बनाने में कामयाब हुई। सुहेल अख्तर ने 61 रन की इनिंग्स खेली और नॉट आउट रहे। फातेह टीम की तरफ से अरशद इकबाल और आसिफ आफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। और पाकिस्तान के नौजवान कोहपैमा शहरोज काशिफ ने मुनास्लो पीक पर तनाज़े के बाद एक मरतबा फिर इस चोटी को सर करने का ऐलान कर दिया है। शहरोज काशिफ ने गुज़िश्ता हफ्ते नेपाल में वाक़ दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन मुनास्लो को दीगर कोहपैमाओं के साथ सर किया था। ताहम बैनुल-अक़वामी माउंटेनियरिंग कम्युनिटी में एक नया तनाज़ा खड़ा हुआ कि शहरोज समेत दीगर कोहपैमा अब तक जिस मकाम तक पहुँचते रहे वो हकीकी तौर पर इस चोटी का बुलंद तरीन मकाम नहीं। हकीकी समिट चंद मीटर आगे है, जिसके लिए एक दुश्वार गुजार रास्ता है। शहरोज काशिफ ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि वो 14,000 मीटर चोटियों को सर करने का इरादा रखते हैं। इनके पास सर्टिफिकेट मौजूद है, मगर फिर भी वो इस चोटी को एक बार फिर सर करेंगे। नाज़रीन, हमारे कैबिनेट आवर का वक्त तो ख़त्म हुआ, लेकिन आज एक उदास कैबिनेट आवर जिसके आगाज़ में ही उमर शरीफ साहब के इंतकाल की खबर हमने आप तक पहुंचाई। लाखों दिलों की धड़कन, लाखों चेहरों की मुस्कुराहट और आंखों की रोशनी आज इस दुनिया को छोड़कर चली गई। यकीनी तौर पर उनका खला कभी पूरा नहीं हो सकेगा। जो उन्होंने ट्रेंड सेट किए, जिस तरह से
गमज़दा लोगों को हंसाया, गमों में कमी करने की कोशिश की, मुस्कुराहटें बखेरने की, खुशियाँ बखेरने की उन्होंने कोशिश की। इसी वजह से उनका नाम बना, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक पहचान बनी। उमर शरीफ साहब ने हंसते मुस्कुराते पाकिस्तानियों को, जो दूसरे ममालिक में बसते थे सलमा, वहाँ जाकर उनको हंसाया और उनके दुखों का मदावा भी किया। आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। इस पैगाम के साथ हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह दे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। कैबिनेट आवर से हमें और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ के साथ रहिए।